मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। कल हमने पेज नंबर 27 का पॉइंट नंबर 36 तक कंप्लीट कर दिया था और यहाँ पिछले 2 पेजों में बाबा जी ने मानव के बारे में बताया है कि मानव कितनी कोटियों में है, यानी टाइप्स ऑफ मानव, ये हम समझ सकते हैं। तो अगर देखते हैं मानव कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के मानव, जिसको बाबा जी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था मानवीयता के आधार पर, जिसमें अमानवीय मानवता और मानवता और अतिमानवीयता थी। बाबा जी ने पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव और दिव्य मानव को परिभाषित। फिर यहाँ ये भी बताया बाबा जी ने कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी यात्रा कहाँ के लिए। जागृति के लिए तो यात्रा है, लेकिन जो मूल यात्रा है वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। उस व्यवस्था की तरफ बाबा जी हमारा ध्यान दिलवा रहे हैं बार बार। तो अब बार बार जिस व्यवस्था की बात बाबा जी कर रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को बाबा जी ने नाम दिया है 10 सोपानीय व्यवस्था। सोपान का मतलब है स्टेप्स या सीढ़ियां, या स्तर बोल सकते हैं हम, जिसको स्तर बोलते हैं। 10 स्तर पर यह व्यवस्था काम करती है। कौन है? अच्छा, 2 मिनट होल्ड करना बेटा, एक बार। तो कैसे करती है? अभी तक तो हमने बार बार यही कहा है कि व्यवस्था को, परंपरा को परिवर्तित करना। हमारे 3 मूल प्रश्न थे, समाज क्या है, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। तो तीनों को हमने बारी बारी से जांचा। मेरे करने तक की जो बात थी उसको भी मैंने देखा कि मुझे क्या करना, मुझे करना था मानवीयता पूर्ण आचरण। जब व्यक्ति रूप में बात आती है, व्यक्तिगत रूप से मैं परिवार की तरफ, परिवार से समाज की तरफ, अब आगे इसका विकास हो रहा है। जब एक एक मानव समझदार हो जाएगा, एक एक परिवार समझदार हो जाएगा, तो उस प्रकार की कैसे व्यवस्था होगी। तो बाबा जी ने इसको सिंपल सूत्र के आधार पर लिया है। इसने एक व्यक्ति और व्यक्ति से परिवार, अगर हम देखें, मैं मानव हूं, मैं अपने आप को देखता हूं, तो मैं किन लेवल पर जीता हूं, लेवल को चेक कर लेते हैं। तो पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप में जीता हूं, और बाबा जी कहते हैं कि अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से जीने के बाद मैं जब समूह में अपने आप को आचरित करता हूं, तो सबसे पहले परिवार आता है, परिवार के बाद समाज आता है, फिर राष्ट्र आता है, अंतरराष्ट्र आता है। तो ये स्तर है जहां पर हम जीते हैं, जिस स्तर पर हम आगे और बात करेंगे अभी। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो मैं कहाँ कहाँ मेरा संबंध जो है, किस किसके साथ है, तो पहले परिवार के साथ ही है, फिर समाज के साथ है, फिर राष्ट्र के साथ है, और फिर अंतरराष्ट्रीय के साथ। तो 4 लेवल। मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है, हो सकता है एक लेवल बीच में और है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो अभी 4 लेवल पर हम बात कर रहे हैं, इसको लेके चलते हैं। तो ये जो लेवल है जीने का, यही से बाबा जी शुरू करते हैं। तो ये पूरी कल्पना नहीं है, आप इसको कल्पना ना समझें, ये पूरा एक तरह से प्रोग्रामिंग है। जो परंपरा बनेगी, कौन सी परंपरा? मानवतापूर्ण आचरण वाली परंपरा, उसका आधार है ये। वो कैसे बनेगी, तो इसको पहले एक बार हल्के में समझते हैं। वैसे ये चीज जो है, ये बोर्ड पर समझने वाली थी। 1 मिनट में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ दोनों। आगे बढ़ते तो बाबा जी जो 10 सोपानी व्यवस्था, उसके बारे में क्या बता रहे हैं
कि जन प्रतिनिधि विधि से परिवार सभाओं में व्यवस्था सहज कार्यक्रमों में भागीदारी करने का बोध। परिवारों में भागीदारी किसमें? व्यवस्था के स्वरूप में। तो ये कैसे होगा? कार्यक्रमों में भागीदारी होगी। तो क्या बता रहे? जन प्रतिनिधि विधि से, यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। कैसे चुनेगी? जैसे पहले बताया था, एक परिवार का एक मुखिया। जब 10 परिवार एक साथ रहेंगे एक गली में, तो वो 10 जो परिवारों के जो मुखिया हैं, वो ये नहीं कि उस परिवार के सभी 10 सदस्य वोट देंगे, नहीं। जो परिवार ने मनोनीत किया है वो व्यक्ति एक मुखिया, ऐसे ही 10 मुखिया अपनी गली का एक प्रतिनिधि चुनेंगे। अब गली की कोई बात होगी तो सारा परिवार, वो सारी गली परेशान नहीं रहेगी, ये एक व्यक्ति जाके आगे बात करेगा। पर ये व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मेरा मकान का है, इस गली में मेरा ही भला हो जाए, मेरे नहीं। ये पूरा परिवार, पूरा जो 10 परिवार है उनका मुखिया है। ये 10 परिवार उसके अपने सदस्य हैं। इस मानसिकता के साथ वो आगे। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जन प्रतिनिधि विधि से, यानी जनता का प्रतिनिधि होगा, उस विधि से परिवार सभाओं में व्यवस्था, जो परिवार सभाएं बनी है, परिवारों के जो समूह बने हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उसमें जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में जो भागीदारी हो रही है, ये सारे कार्यक्रम व्यवस्था के रूप में है। और कौन कौन से कार्यक्रम हमें ही देख भी लेते हैं। इसमें स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, उत्पादन होगा, विनिमय होगा, और अपना न्याय होगी, सुरक्षा होगी। ये कुछ कार्यक्रम है, आगे विस्तार से इन पर बात होगी। तो इन कार्यक्रमों में भागीदारी, जनप्रतिनिधित्व। दूसरा क्या है? व्यवस्था सहज 5 आयामों को स्पष्ट बोध और हृदयंगम करना। व्यवस्था के 5 आयाम हैं, इन 5 आयामों को हृदयंगम करना, यानी दिमाग में बिठा लेना इनको। ये दिल में हमेशा रहेंगे, मानसिकता में रहेंगे ये 5 आयाम। इन 5 आयामों में काम होगा। कौन कौन से हैं? शिक्षा, संस्कार, व्यवस्था। अभी बात हुई थी ना ऊपर, भागीदारी, व्यवस्था सहज भागीदारी। तो व्यवस्था किस चीज की है? पहली शिक्षा संस्कार की व्यवस्था। अब बच्चों को केवल शिक्षा मिल रही है स्कूल में, संस्कार नहीं है। तो शिक्षा और संस्कार। संस्कार कौन से? किसको संस्कार कहा जाए? माता पिता के पैर छुओ, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, चोरी मत, ये नहीं। संस्कार कौन से? मानवीय संस्कार। क्योंकि परंपरा, किस परंपरा की बात करते हैं? मानवीय परंपरा की। तो यहां दूसरे नंबर पर रखा गया है न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था। अब न्याय हम समझ गए हैं। कौन से वाला न्याय? जब हम संबंधों में न्याय करेंगे तो संबंधों में न्याय क्या? उस न्याय की सुरक्षा हो, उस न्याय का शोषण ना हो। कौन से वाला न्याय? ये वो न्याय नहीं जो अदालतों में होता है या पुलिस थाने में होता। तो शिक्षा के बाद किस पर जोर दिया गया है? न्याय, व्यवस्था। उसके बाद है उत्पादन कार्य विधि। क्योंकि जब न्याय सॉलिड होगा, जब संबंधों को समझा जाएगा, तो उत्पादन व्यवस्था बनेगी। क्योंकि फिर ये भाव आएगा कि उत्पादन किसके लिए हो रहा है? मेरे अपनों के लिए, जिनके साथ मैंने संबंध को समझा। उसके बाद क्या है? विनिमय कोष। विनिमय कोष क्या करता है? एक व्यक्ति जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, उसके पास अपनी परिवार की आवश्यकताओं से अधिक जितना गेहूं है, वो विनिमय कोष में जमा करा दे। इसी प्रकार चावल का उत्पादन करने वाला, आलू का उत्पादन करने वाला, गन्ने का उत्पादन करने वाला, किसी अन्य वस्तु का उत्पादन। ये तो है नहीं कि पूरा गांव एक ही कार्य में लगेगा। कुछ परिवार गेहूं को लगाएंगे, कुछ आलू लगाएंगे, कुछ और करेंगे। तो अपने परिवारों की आवश्यकता से अधिक जो इनके पास उत्पादन होगा, उसका विनिमय होगा। मुझे आलू चाहिए तो मैं विनिमय केंद्र में जाऊंगा और वहां मेरे पास जो चीजें थी उनको जमा कराया, उसका रिकॉर्ड है, उसके एवज में मैं आलू दे रहा। अब यहां पर खरीद फरोख्त बंद हो गई है। तो इस व्यवस्था में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सर आलू का मूल्य तो अलग है, घी का मूल्य अलग है, जो दही है वो महंगा है,
टमाटर सस्ता है, कई बार टमाटर महंगा हो जाता है, कई बार गेहूं सस्ता हो जाता है, तो इसको क्या करें? मैंने 4 किलो गेहूं दिए और 4 किलो गेहूं के बदले में 4 किलो टमाटर ले आया, तो सोचना भी है कि 4 किलो गेहूं के बदले 4 किलो टमाटर लग जाए, क्या उसका उतना ही उपयोग मेरे घर पे होगा? इसको भी समझना। दूसरा, यहां आवश्यकताएं सीमित हो जाएगी, जो मूल आवश्यकता है उन्हीं के लिए काम है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जो चीजें हैं हम विनिमय से ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगला क्या है? स्वास्थ्य संयम व्यवस्था। अब यहाँ एक बात देखो, बाबा जी ने 5वें नंबर पर सबसे लास्ट में स्वास्थ्य को रखा, जो कि आज अगर देखें तो हमारा पहला वो क्या होता भाई, फटाफट अपना इंश्योरेंस कराएं। कौन सा इंश्योरेंस? मेडिक्लेम ले लो, बीमार हो गए तो। अभी सबसे ज्यादा डर की चीज का है? बीमार होने का। और यहाँ बाबा जी ने स्वास्थ्य को सबसे बाद में रखा। कोई बच्चा अनुमान लगा सकता है कि बाबा जी ने स्वास्थ्य को सबसे बाद में क्यों लिया? अनुमान, इसमें कोई सही और गलत नहीं है। शिक्षा को सबसे पहले क्यों लिया? बाबा जी चाहते तो स्वास्थ्य को पहले ले सकते थे, जबकि आज ऐसे ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या है? उसके स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलता है, और यह बाबा जी ने स्वास्थ्य के कार्यक्रम को सबसे बाद में रखा। किसी का बन रहा कोई विचार, कोई समझ? सर हमारे व्यवहार पे भी तो डिपेंड करती है ना चीजें। इसमें व्यवहार, अच्छा ये बताओ, व्यवहार में अगर डिपेंड करता हो तो उसमें स्वास्थ्य सबसे बाद में आएगा या शिक्षा सबसे पहले आ जाएगा? शिक्षा पहले आएगी फिर तो। कैसे और क्यों आई? क्योंकि शिक्षा से तो हमारा व्यवहार डिसाइड होगा ना, जो हम शिक्षा लेंगे, जो हम समझेंगे वैसा ही हम दिखाएंगे अपने आप को। यहाँ ये भी तो देखना कि शिक्षा में क्या शामिल है। शिक्षा और संस्कार दोनों बढ़िया है। तो जो शिक्षा और संस्कार आएगा और न्याय होगा, अर्थात संबंधों को पहचाना जाएगा, तो यहाँ एक चीज कम हो जाएगा। ये दो जो चीजें आ गई, शिक्षा और संस्कार प्लस न्याय व्यवस्था जो आ गई, इससे क्या होगा? हम संबंधों को पहचानेंगे और हर कोई व्यक्ति मेरा अपना बेटा, मेरा अपना भाई, मेरी अपनी मां होगी। तो खेतों में जो मैं उत्पादन कार्य करूंगा, फिर वो जैविक खेती से होगा या अभी जो यूरिया वाली खेती होती है उससे होगा, फिर तो ज्यादा कमाने का लालच ही खत्म हो जाएगा। अभी अगर देखें हम, तो वर्तमान समय में हम खेती के अंदर उर्वरकों का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा पैदावार हो। ज्यादा पैदावार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो बेचना है, मुझे विनिमय नहीं करना, अपने परिवार का रख के बाकी मुझे बेचना है। और कई किसानों ने शुरू कर भी दिया है, कई किसानों ने ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि वो अपने परिवारों के लिए तो बनाते हैं, वो जैविक खेत खाद वाला गेहूं वो बनाते हैं, वो उसको उगाते हैं, उसमें खाद नहीं डालते हैं, ये जैविक खाद डालते। और जो बेचने वाला है उसमें भर भर के यूरिया मार रहे हैं। वो जो यूरिया मार रहे हैं उसके पीछे तुम्हें क्या लगता है, किस चीज की कमी है? क्यों मार रहे हैं? किस चीज की उनको नॉलेज नहीं है, क्या समझ नहीं है, जिसके कारण वो यूरिया खेतों में मार रहे हैं ज्यादा उत्पादन की? पर्यावरण की। उन्हें पर्यावरण की टेंशन नहीं है, इसलिए ज्यादा यूरिया मार रहे हैं। ठीक है। और लोगों की, क्योंकि उससे लोग भी तो हाँ होंगे। उन्हें लोगों की टेंशन नहीं, उन्हें टेंशन है केवल अपनी। क्यों? क्योंकि यहां उन्होंने संबंध को नहीं पहचाना। अगर संबंध की पहचान होती तो क्या वो खेतों में यूरिया लगाते?
नहीं। अगर उनको न्याय पता होता, वो न्याय के साथ जीते, तो क्या वहां खेती में यूरिया लगाते? नहीं। क्या पशुओं में वो ज्यादा दूध देने वाला इंजेक्शन लगाते? नहीं। तो बाबा जी ने सबसे पहले क्या रखा? शिक्षा बहुत जरूरी। बार बार बाबा जी कहते हैं कि ये जो जीवन विद्या का कंटेंट है, ये शिक्षा की वस्तु। जब तक बच्चा जानेगा नहीं, व्यवहार कैसे करेगा? जैसे हमने बात की थी संबंधों की, जब तक तुम्हें सभी संबंधों की, सातों प्लस 3 प्रकृति संबंध, इन 10 संबंधों की जब तक तुम्हें जानकारी नहीं होगी, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि माँ बाप का क्या संबंध, भाई बहन संबंध क्या है? और अगर मैं किसी के सामने बात कर रहा हूं तो मैं उसको किस रूप में देखूं? भाई के रूप में, माता के रूप में। क्यों? संबंधों की जानकार नहीं है। और संबंधों की जानकारी क्यों नहीं है? केवल शिक्षा है, शिक्षा में संस्कार नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कार मुझे मिले, कौन सी शिक्षा मिली? मानवीय शिक्षा, मानवीय आचरण करने की शिक्षा, उसके साथ न्याय संबंध, उसको मैं समझा। अब हुआ क्या है, न्याय संबंध को समझने से इसको भी देख लेते हैं। जैसे ही मैं न्याय संबंध को समझा, मैंने पूरी प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझा, प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझा। तो इन दोनों संबंध के साथ किसकी संबंध समझ? न्याय की संबंध और शिक्षा की और संस्कार की समझ। इसकी समझ के पश्चात जो मेरा कार्यक्रम बना, वो मेरा कौन सा कार्यक्रम बना? उत्पादन। अब मैं उत्पादन किसके लिए कर रहा हूं? लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं। उत्पादन कर रहा हूं मानव के लिए। कौन सा मानव? जिसके साथ मैंने संबंध को स्वीकारा है। तो यहां से मेरा उत्पादन कैसा हो जाएगा? यहां उत्पादन के लिए मेरी दृष्टि काम करेगी, वो लाभ दृष्टि काम नहीं करेगी, बल्कि परिवार और संबंध दृष्टि, न्याय दृष्टि अब वहां पर काम करेगी। दृष्टि का परिमार्जन हुआ, दृष्टि में परिवर्तन हुआ, इसको हमने देखा। आगे फिर देखते विनिमय कोर्स। अब यहां पे हमारा सवाल ये था कि स्वास्थ्य को सबसे बाद में क्यों लिया? स्वास्थ्य को सबसे बाद में इसलिए लिया क्योंकि जब शिक्षा संस्कार सब तक पहुंच गए, प्रकृति के साथ हर अवस्था के साथ मानव अपने संबंध को समझ पाया और न्याय से जी रहा है, यानी चारों अवस्थाओं में संतुलन के साथ जी रहा है। संतुलन से जीने के कारण ही वो इस धरती का दुरुपयोग नहीं करेगा। धरती पर जो संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं करेगा, उनका शोषण नहीं करेगा। शोषण नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रदूषण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। खेतों में आज जो कुराली जलाई जाती है, उसको कुछ ना कुछ विधि द्वारा खाद में कन्वर्ट किया जाएगा, या कुछ और भी हो सकता है। बिजली के लिए जहां कोयले का प्रयोग हो रहा है, समझदारी बस अब वहां पर सोलर या विंड एनर्जी का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या है? इससे आदमी को जो स्वास्थ्य का है, बीमारियों का डर है, अब उसको खाना भी शुद्ध मिल रहा है, हवा भी शुद्ध मिल रही है, पानी भी शुद्ध मिल रहा है। तो जब ये 3 चीजें शुद्ध हो गई तो क्या वो आदमी बीमार पड़ेगा? अभी अगर हम चारों तरफ देखते हैं, अपनी बीमारियों का कारण पता करते हैं, तो बीमारियों का मूल कारण यही है। पॉल्यूशन के कारण ही हमें लंग कैंसर तक हो रहा है। खाने के कारण हमें पेट की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लीवर की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, हृदय की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। तो जब हमारा ये सारा प्रकृति के साथ संतुलन में आ जाएगा, भोजन भी संतुलित होगा, और ये संतुलित आहार बीमारियों को पैदा करेगा या बीमारियों का नाश करेगा?
बताइए क्या लगता है? नाश। तो जब बीमारी हो ही नहीं की तो सबसे कम पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होगा। और आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि एक व्यक्ति 30, 25, 35 साल जानवरों की तरह मेहनत करता है, कुछ पैसा इकट्ठा करता है और कोई गंभीर बीमारी आ जाती है और एक ही झटके में उसकी सारी उम्र की कमाई, कई लोगों के मकान बिक जाते हैं, कई लोगों की गाड़ियां बिक जाती हैं, कई लोग कर्जवान हो जाते हैं डॉक्टर की, हॉस्पिटल्स की फीस अदा करने के बाद। अभी तुम अगर देखो मानवीय कृत व्यवस्था में ही देखो, वो एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ है, क्या वो तुम्हारे साथ संबंध समझ पा रहा है? क्या न्याय कर पा रहा है? बताइए। नहीं। न्याय के साथ नहीं जी पा रहा है। जिसने न्याय को नहीं समझा वो क्या करेगा? शोषण करेगा। वो कर रहा है। थाने वाले, कोर्ट वाले, स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले, जहां जहां देखो, मतलब जहां जहां क्या देखे, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां आदमी का शोषण नहीं हो सकता। कारण शिक्षा और संस्कार की कमी। फिर से सुनो, शिक्षा और संस्कार की कमी और न्याय की कमी। फिर बात ये आती है कि शिक्षा तो बढ़ रही है। शिक्षा पहले तो लोग 5वीं तक ही पास करते थे, फिर 8वीं तक होने लगे, फिर 10वीं तक होने लगे, तो मुस्लिम लोग ग्रेजुएट ही मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टरेट भी है। तो शिक्षा में कहां से कमी है? तो इसको एक बार फिर से समझ लो, ये शिक्षा नहीं है, ये स्किल है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो इंजीनियरिंग एक स्किल है, वो शिक्षा नहीं है। मैं अगर मेडिकल लाइन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूं तो ये एक स्किल है डॉक्टरी का। मुझे डॉक्टर की तरह ऑपरेशन करना आ गया, दवाई लिखनी है। टीचिंग भी एक स्किल है। तो ये हम स्किल की शिक्षा ले रहे हैं। जीवन की शिक्षा से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। और हम कैसे शिक्षा की बात करें? मानवीय शिक्षा, मानवतापूर्ण आत्मा की शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, उनकी हम बात करें। यहां तक क्लियर है बेटा जी? आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो पेज नंबर 28, पॉइंट नंबर 39 का सब पॉइंट ए। सो निक्की बेटा, निको आराम से बोलो बेटा। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह अस्तित्ववादी विधि से। अब विधि कौन सी आ गई है? सह अस्तित्ववादी विधि। बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन का नाम लिया, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जिसके मूल में अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व, और केंद्र में क्या है? मानव। जो पूरी जो सह अस्तित्व मानव के मूल, इसमें सारा ध्यान मानव की तरफ दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं वो संतुलित हैं अपने आप में, अपनी अपनी व्यवस्था के साथ। मानव ही संतुलित नहीं है, मानव ही अपनी मानवीयता के साथ या अपने आचरण के साथ नहीं है। इसलिए इसको कहा मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक, यानी मध्यस्थ दर्शन पूर्वक सह अस्तित्ववादी विधि से परिवार व्यवस्था में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता। परिवार व्यवस्था, एक परिवार 10 सदस्य, उसमें किसकी निरंतरता? विश्वास की निरंतरता। यानी विश्वास का निर्वाह होता रहे, ये लगा रहे कि मेरा परिवार मेरी भलाई के लिए, मेरी जागृति के लिए। जब तक ये विश्वास रहेगा तब तक परिवार में टूटन नहीं। अभी परिवार क्यों टूट रहे हैं? वर्तमान समय में परिवार टूट रहे हैं, उनके टूटने का कारण ही है विश्वास। क्या विश्वास नहीं है?
अगर कई बार मुझे भाई के व्यवहार के बारे में झूठ, एक गिलास पानी दे दो, भाई के व्यवहार के बारे में अगर कोई मुझे झूठा ही कुछ कह दे या उसके खिलाफ मुझे भड़का ही दे, झूठ बोल के भड़का दे, तो क्या निकलता मुझे पता बचपन से कैसा है, जानता हूं मैं। तो यह किस चीज की कमी है? विश्वास की कमी। तो विश्वास की निरंतरता, चाहे कोई कुछ भी कहे, भाई भाई है, बहन बहन ही है, माता माता ही है, तो संबंधों में विश्वास पूर्वक जीना, उनसे संबंध परिवार व्यवस्था की सकती। तो इस सहअस्तित्ववादी विधि में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सहअस्तित्व किसके साथ? परिवार के साथ। सहअस्तित्व का अर्थ ही है एक साथ होना। तो मैं अगर अपने आप को भी देखता हूं तो मैं माइक्रो लेवल से भी सहअस्तित्व में अब थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने आप से आगे बढ़ रहा हूं, अपने परिवार के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जी पाऊं, ऐसा मेरा आचरण हो। क्लियर बेटा यहां तक? इसमें क्या करना है? परिवार जब समझदार, ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्न। यहां पर न्याय की निरंतरता कैसे होगी, विश्वास की निरंतरता कैसे होगी? उसके लिए क्या करना है कि जो परिवार, जितने भी परिवार के सदस्य वो सारे समझदार बने और ज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्न हो। यानी ज्ञान क्या है उसकी उन्हें समझ हो, फिर आगे जागृति के लिए लक्ष्य क्या है वो लक्ष्य समझ में आए, यानी विवेक समझ में आए, और वो विवेक, वो जो लक्ष्य स्थापित किया वहां तक कैसे पहुंचा जाए उसका जो तरीका है अर्थात विज्ञान, ये सारी चीजें उसकी समझ में आए। इसको कहा गया ज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्न। यानी जागृति जो मेरा लक्ष्य है, मैं मानव, जागृति मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, इसमें एक रूपता है। परिवार में मानवीयतापूर्ण आचरण सहित समाधान, स्मृति, सहज प्रमाण में स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार, संपूर्णता व वैभव, निरंतरता, अनुकूल परिस्थितियां। कहने को ये 2 लाइनें हैं, लेकिन 2 लाइनें कितना कनेक्ट हमें कर पाएंगी इसको देखते हैं। परिवार में सबसे जरूरी क्या चीज है? तो विश्वास हो गए, संबंधों में विश्वास हो। दूसरा पर यहां पर क्या मतलब है? मानवीयतापूर्ण आचरण। परिवार में सभी सदस्यों का आचरण कैसा होगा? मानवीयतापूर्ण आचरण। और कैसा? इस मान्यतापूर्ण आचरण के साथ में क्या होगा? समाधान, समृद्धि, सहज प्रमाण। ये मैं समझदार हो गया, इस समझदारी का प्रमाण क्या होगा? कि मैं समाधानित हो जाऊंगा। मैं समाधानित हो गया, इसका परिणाम क्या आएगा? मैं अर्थात मेरा परिवार। समाधान स्वयं में है, समृद्धि परिवार में है। जब परिवार का एक एक सदस्य समाधानित हो जाएगा तो परिवार में क्या आएगी? परिणाम स्वरूप, समझदारी के परिणाम स्वरूप परिवार में आएगी समृद्धि। तो समृद्धि सहज प्रमाण में स्वत्व, स्वतंत्रता, स्वत्व को भी समझना है। यानी स्वयं माने मैं और स्व माने व्यवस्थित। मैं व्यवस्थित हो जाऊं और अगले वाली व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकूं, ये स्वत्व। स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार, संपन्नता। यानी मैं समझदार होकर अन्य जो अवस्थाएं हैं उनको व्यवस्था, उनमें व्यवस्था के लिए अपना योगदान दे पाऊं। वह वैभव, निरंतरता, अनुकूल परिस्थिति, और ये हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। वैभवित होने का मतलब है कि मैं एक स्थान, मैंने एक पद पर मैं प्रतिष्ठापित हो गया, यानी एक चीज, एक गुण, एक अच्छी बात मुझ में आ गई और वो निरंतर बनी रहे। तो स्थापित हो जाना, उससे वैभवित होना गया, यानी वो चीज मेरे अंदर आ गई, मेरे आचरण में आ गई, तो वो मेरा वैभव हो गई। तो किस चीज का वैभव है यहाँ पे? समझदारी का वैभव, स्वत्व का वैभव, और इसकी निरंतरता बनी रहे। तो इस लाइन में बाबा जी ने इतना ही समझाया कि परिवार समझदार हो जाए, समाधानित हो जाए, समृद्धि के भाव के साथ जी सके,
स्वतः हो, यानी अपने आप को मानवतापूर्ण आचरण में लाकर संपूर्ण प्रकृति के साथ संतुलन की दिशा में कार्य हो। और ये समझदारी का प्रमाण जो चारों अवस्थाओं को समझना, की व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक आचरण करना, ये अगर समझ में आ गया, समझ में आने के बाद इसकी निरंतरता बन गई, तो मानव के लिए ये चीज बढ़िया ना। क्लियर है यहां तक पॉइंट बेटा? यस सर। दूसरा है वर्तमान में विश्वास। आज हो क्या रहा है, हमारा वर्तमान में विश्वास नहीं। वर्तमान में विश्वास नहीं है तो क्या है? आज मैं भूतकाल की पीड़ा से परेशान, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो तो है ही ऐसा, उसका तो आदत ही ऐसी है, उसने कभी मेरा भला सोचा ही नहीं। यह भूतकाल की पीड़ा। कई बार तुमने कई लोगों से सुना होगा, अरे कल की चिंता छोड़ो, आज में जियो। तो हम आज में नहीं जी रहे, वर्तमानित होना ही आज में जीना। लेकिन हम अगर अपने आप को अंदर झांके तो हम आज में नहीं जी रहे। आज भी अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे कल की चिंता है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उन्हें समझदार बना रहा हूं। और आज की अवस्था में समझदारी का मतलब है बच्चों को शोषण करना सिखा रहा। क्यों सिखा रहा? क्योंकि मुझे कल की चिंता है, भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता क्यों होती है? मुझे आज अपने वर्तमान पर विश्वास नहीं। और वर्तमान पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं समाधानित नहीं हूं, समाधान मेरे पास नहीं, समस्याओं से घिरा हुई हूं। पहले भी समस्याएं थी, आज भी समस्याओं में हूं। हाँ, समस्याएं कमियां ज्यादा हो सकती है, और इन्हीं समस्याओं ने मुझे भविष्य का डर दिया। माँ बाप लगे रहते हैं, कल मुझे कुछ हो जाए इससे पहले मैं अपनी संतान का कुछ न कुछ जुगाड़ कर सकता। क्या हो जाएगा उस जुगाड़ से? क्या? बच्चों के लिए महल बनाना, महंगी गाड़ियां खरीदना, घर बनाना, ये जरूरी है या बच्चे को समझदार बनाना चाहिए? इसकी तरफ देख, हम कर क्या रहे हैं? हम बच्चे को समझदार बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं कि जो जिसको श्रेष्ठ जानता है, जो जिसको आदर्श मानता है, वैसा ही बनने का प्रयास करता है। और हमने आदर्श किसको माना हुआ? हमने आदर्श एक ऐसे व्यक्ति को माना हुआ है जिसके पास अपार संपत्ति, धन, पैसा, और वो कहे सो कॉल्ड इन सुख सुविधाओं के आधार पर मजे भी कर रहा है। तो यहां बाबा जी ने इस लाइन में इतना ही बताया है कि वर्तमान में विश्वास अर्थात अभयता का सूत्र। अभयता मतलब डर नहीं है। समाधान, समृद्धि, उसके बाद क्या आता है? अभयता। किसका डर नहीं है? मेरे साथ कुछ होगा। क्यों? क्योंकि मैं समाधान के साथ हूं और समृद्धि के साथ हूं। जब मेरे साथ समाधान और समृद्धि जुड़ जाते हैं, मेरा डर खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक समाधान और समृद्धि है ही नहीं, तो डर भी बरकरार रहेगा। चीजें स्टेप बाय स्टेप ही आएगी। पहले आएगा समाधान ही। अगर हम ये सोच ले कि पहले समृद्धि आ जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि जिसको तुम समृद्धि कह रहे हो उसमें शोषण शामिल होगा ही। इसलिए समाधान जरूरी है। समाधान से समृद्धि, और समय से समृद्धि से ही अभय। और जब ये अभय आएगा, जब मेरी वर्तमान मैं जीना आरंभ कर दूंगा, जब मेरी भूतकाल की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, जब मेरी भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, तो मुझ में अभय आ जाएगा। अभय का मतलब ये, मुझे कोई टेंशन नहीं।
यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। और अभी समय भी 9 बजकर लगभग 19 मिनट का गया। वो कोशिश करें कि 10 मिनट में ही अगले वाला पॉइंट हम कर लें। अगला है वर्तमान में उपयोगिता, पूरकता, सहज, अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल मतलब जो मानवीयता के अनुकूल है, मेरे अनुकूल होगी। अगर मैं मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ हूं तो सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल। तो वही बाबा जी बता रहे हैं कि वर्तमान में उपयोगिता, पूरकता, सहज, अनुकूल परिस्थितियां 5 है। 5 परिस्थितियां हैं, उनको 5 को सुलभ कराना। उपयोगिता, पूरकता, जहां तक मेरी उपयोगिता है, जहां तक मेरी पूरकता है, मैं ये जो 5 सुविधाएं हैं, 5 परिस्थितियों में मैं अपनी सेवा दे पाऊं। कौन कौन सी? वही मानवीय शिक्षा, संस्कार, सुलभता। जब मानव समाधान, समृद्धि, अभय तक पहुंच जाए, उसे दीर्घकाल पीड़ा नहीं रहेगी और मान वो समाधानित है, समृद्धि के साथ जी रहा है। इसका मतलब है वो मानवीयता पूर्ण शिक्षा या मानवीय शिक्षा क्या है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा क्या है, वो समझ चुका। तभी वो समाधानित हुआ है, तभी परिवार में समृद्धि आई है और तभी वो अभयता से जी रहा। तभी 4 चीज आ जाएगी। क्या सोचेगा? भाई परिवार तक समृद्धि आ गई, वो इस समृद्धि को आगे बांटेगा। मैं समाधानित हो गया, दूसरों को भी समाधानित कर। क्योंकि जिसने न्याय न्याय को समझ लिया बेटा, उसके लिए पूरी धरती एक है। ये सभी जितनी जनता है, ये सभी उसके भाई बहन, माता पिता, गुरु, शिष्य, मित्र, वो संबंध स्थापित कर ही लेगा। तो वो क्या है कि मैं समझदार हो गया, दूसरों को समझदार बना। मैं समाधानित हो गया, दूसरों को समाधानित कर। मैं समृद्ध हो गया, दूसरों को समृद्ध कर दूं। और मैं अभ्यता के साथ जी रहा, सभी अभ्यता के साथ जिए, इसके लिए वो प्रयास करें। बाबा जी ने कहा ना, जिसके पास जो होगा वो बांटेगा। अब एक समझदार आदमी के पास समाधान, समृद्धि और अभय आ गया। अब वो इन सबको बांटेगा। अपनी उपयोगिता, पूरकता विधि क्या है, कहां पर क्या क्या करेगा। ये 5 आयाम दिए थे, 5 आयामों में अपनी उपयोगिता, पूरकता विधि से वो सबकी समाधान के लिए, सबकी भलाई के लिए आगे मानवीयता पूर्ण परंपरा बने, इसके लिए प्रयास करेगा। क्या करेगा? मानवीय शिक्षा, संस्कार को सुलभ कराए। मतलब ये जो मानवीय शिक्षा है और संस्कार है, ये सबको मिले, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। बल्कि यहां तो ये गरीब और अमीर को शब्द करना भी यूज है, क्योंकि जब 10 परिवारों में 10 सोपानी व्यवस्था होगी तो वहां कोई अमीरी गरीबी है ही नहीं। तो हर व्यक्ति तक ये शिक्षा, संस्कार सुलभ हो जाए, ऐसा प्रयास करेगा वो। दूसरा, न्याय, सुरक्षा सुलभ हो जाए। ये जो 5 चीजें हमने ऊपर दी थी, कौन कौन सी? शिक्षा, न्याय, उत्पादन, विनिमय और स्वास्थ्य। ये प्रकृति में हर एक मानव को सुलभ हो जाए, उसमें मेरी उपयोगिता, मेरी पूरकता कहां है, इसको समझ में आ जाए, वो सब तक इसको फैला दे। ये है सह अस्तित्व, एक साथ जीने की कला। सह अस्तित्व पूर्वक जीना मतलब मिलजुल कर सबके साथ है। अभी सह अस्तित्व हम देखेंगे तो एकदम से धीरे धीरे पहचान में आएगी, और जो जो चीजें यहां पर सेट होती चली जाएगी, उस चीजों को जीने में आसानी आ जाएगी। पहले इतना ही ध्यान रखना कि समझना खुद को है। मैं तुम्हारे जितने शिविर लिए, जितने शिविर हुए, जब भी तुमसे मुलाकात हुई तो बार बार एक ही बात, काम अपने पर करना है। अपने में तो सहस्तित्व तो दिखाई दे नहीं रहा। तो यहां मैं अगर देखता हूं तो मैं, शरीर और जीवन, यहां इन दोनों का भी सहस्तित्व। ये उपयोगिता, पूरकता विधि से चेतना विकास मूल्य शिक्षा को ग्रहण करे, यह भी सहस्तित्व।
इस अस्तित्व के साथ जीना है। तो जब मैं समाधानित हो गया, मेरा परिवार समाधानित हो गया, तो अब विश्व परिवार की तरफ करते हैं। तो ये शिक्षा, संस्कार, ये न्याय, उत्पादन, विनिमय और स्वस्थ सेवाएं हर व्यक्ति को सुलभ हो जाए, इसके लिए आगे वो प्रयास करेगा। अगला पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर 26 पर भी आया है, हर जागृत मानव जीने में जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य प्रधान। फिर देखते हैं क्या कहा है। हर जागृत मानव यानी समझदार मानव जीने में जीवन मूल्य। अब जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य, कि जीवन मानव का ही एक पार्ट है। जब हम मानव लक्ष्य की बात है तो उसमें जीवन लक्ष्य समाये। तो ये बता रहे हैं कि हर जागृत मानव जीवन जीने में जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य प्रधान। मानव लक्ष्य को ही पूरा करना है। और ये मानव लक्ष्य एक मानव का नहीं, सर्व मानव का लक्ष्य। क्या? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। ये हमने पहले भी बात की। पॉइंट नंबर 6 में ये सारी चीजें, 26 में ये सारी चीजें आई। तो जीवन मेरा अकेले का है, समाधानित मुझे होना है। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद जब मुझे मिलेगा, जब मेरी आत्मा व्यापक में अस्तित्व को अनुभव करेगी, तो मेरा अगला क्या होगा? मेरा होगा मानव लक्ष्य। जीवन लक्ष्य पूरा हुआ तो मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। यानी मुझे मानव से अखंड समाज में जो विश्व मानव के रूप में मिलकर के होता हूं। अभी मैं कौन सा मानव? मैं अभी मानव, फिर परिवार मानव, फिर समाज मानव, फिर अखंड राष्ट्र मानव। तो मेरी भूमिका पूरे देश, या कहे कि पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति के पटल पर दिखना। अखंड समाज सूत्र व्याख्या रूपी व्यवहार में स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मूल्य प्रधान वैभव, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूपी भागीदारी में। अब मैं क्या करता हूं? अखंड समाज में जो मेरी भूमिका क्या रहेगी, जो अखंड समाज सूत्र व्याख्या रूपी व्यवहार में मेरा व्यवहार ऐसा होगा जो अखंड समाज सूत्र है, उसकी व्याख्या में जो कहा गया, जितनी भी बातें कही गई वो सारी बातें मेरे व्यवहार में है। क्योंकि मेरा आचरण, मेरा व्यवहार ही मेरी समझ का प्रमाण है। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, प्रधान वैभव। तो स्थापित मूल्य मेरे जीवन में स्थापित हुए, जीवन में स्थापित होने से वो मेरे व्यवहार में आए। तो मेरा मूल्य प्रधान व्यवहार, ये मेरा वैभव होगा। मेरा वैभव क्या हो गया? मैं जागृत मानव, मैं समझदार मानव हो गया और अपनी समझदारी को मैं व्यक्त कर पा रहा। सोनू बेटा, एक बार दूध दे दियो मेरा। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूपी भागीदारी में, सार्वभौम व्यवस्था यानी अब मेरी भागीदारी पूरी व्यवस्था में होने लगी। पहले कौन सी? ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। जो मेरी भागीदारी है ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। पहले मेरी भागीदारी कहां पर आ रही? मेरी समझदारी मेरे परिवार की काम आ रही। मेरी भागीदारी मेरे परिवार में, फिर समाज में, फिर राष्ट्र में, फिर अखंड राष्ट्र, या इसको अंतरराष्ट्र। तो जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती रहेगी, मेरी भागीदारी का लेवल भी बढ़ता रहेगा। अभी क्या है? वर्तमान में समझ है नहीं, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं। एक हवस है, एक दौड़ है पैसे की और नाम की, उस पर दौड़े जा रहे। जब स्वयं में ही समझ नहीं तो समाधानित कहां से हो सकता? और जब मैं समाधानित ही नहीं हूं तो परिवार मूल्य को कैसे संबंधों के साथ जीता हूं?
यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा? तो आज हमने पेज नंबर 28 तक कंप्लीट कर दिया। कल हम पॉइंट 39/1 इसको 29 पेज से हम आरंभ करेंगे। तो आज उम्मीद है हमारी समझ में आया होगा। आज 10 सोपान व्यवस्था का एक चित्रण है, वो मैंने तुम तक रखने का प्रयास किया। बगैर कापी, बगैर पेन, बगैर बोर्ड के, बगैर पीपीटी के इसको रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जितनी मेरी पात्रता बनी है उसके अनुसार मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद यही होगी कि आपके समझ में आएगा। तो मैं भी एक दूसरी पुस्तक अभी तो ये है, इस पुस्तक से भी भेज दूँ, उससे मैं तुम्हारे को भेज देता हूँ, उसको एक बार देख लेना, समझ लेना, कहीं कुछ डाउट लगे तो पूछ। तो आज बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपने आज के इस पठन के कार्यक्रम को हम यहीं पर रोकते हैं। कल पेज नंबर 29 से पुनः आरंभ करेंगे। गुड नाइट।